हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12th का है। पहले हम ये बता दें कि अभी जो भी लेक्चर हम डाल रहे हैं वो सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल एक्स्ट्रा नहीं, जितना आ सकता है बुक में है बस वही पढ़ा रहे हैं और सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही लैंग्वेज उसके बारे में लिखा है क्योंकि वो सब बुक में आपको मिलेगा। इसीलिए लेक्चर जब देखते हैं उस समय आप बुक देखते रहे ताकि आपको इसके बारे में लैंग्वेज, क्योंकि हम लिखते नहीं हैं तो इसके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया सेंटेंस के रूप में आ जाए, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव में भी लिखना है इस कारण से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका स्ट्रक्चर, फिर फीमेल में ओजेनेसिस होता है वो, फिर फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस, गेस्टेशन पीरियड, जो भी आएगा जेस्टेशन पीरियड में सब कुछ, उसके बाद पास्चराइजेशन, मेमोरी ग्लैंड, ये सब पढ़ेंगे। तो बुक आप जब देखिएगा तो उसमें आपको मेमोरी ग्लैंड बीच में है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर पहले है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसके बाद ओजेनेसिस है, कुछ इस तरीके का है। लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे, पहले मेल पूरा खत्म करेंगे, फिर फीमेल का पूरा खत्म करेंगे, फिर मेल और फीमेल का गैमेट्स को मिलाकर फर्टिलाइज कराएंगे, जाइगोट बनाएंगे, बच्चे को जन्म देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेमोरी ग्लैंड पे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मेल के बारे में। तो मेल के बारे में हम लोग तब से स्टार्ट करते हैं जब मेल कोई बच्चा, बेबी माँ के यूट्रस में रहता है तभी से। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। जब 7 मंथ हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड का जब 7 मंथ हो जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी का 7 मंथ हो जाता है, तब तक वो मेल बेबी में जो टेस्टिस हैं, जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होगा, हम बताएंगे आगे, वो एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, एब्डोमिनल पार्ट में ही रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर वाला एब्डोमिनल पार्ट है और नीचे वाला एब्डोमिनल पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये एब्डोमिनल पार्ट से बाहर है। तो 7 महीने तक यहाँ पे हमारा टेस्टिस मेल का रहता है, पड़ा रहता है। लेकिन 7 महीने के बाद एक सेक्स हार्मोन सीक्रेट होना, सीक्रेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है कुछ समय के लिए, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उस टाइम में ये टेस्टिस ये एब्डोमिनल से निकल के इस रास्ते से होके और हमारे एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, वो जिस रास्ते से ये बाहर आता है उसको बोलते हैं इंज्यूनल कैनाल। ठीक है, अब ये इंज्यूनल कैनाल में होता क्या है, हम इसमें यहीं पे लिख देते हैं, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल और कुछ नर्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। ये इंज्यूनल कैनाल है जो एक पैसेज प्रोवाइड कराता है ताकि 7 मंथ के बाद आफ्टर रिलीजिंग ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब सेक्स हार्मोन, तो मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन के कारण
ये अंदर से टेस्टिस बाहर आ जाता है स्क्रोटम में। तो यहाँ क्या था, अंदर में किसके, एब्डोमिनल के। तो इस टाइप के टेस्टिस को जो एब्डोमिनल के अंदर ही रहते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, और जो बाहर आ गया एब्डोमिनल से उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, अब किसी किसी में ये बाहर नहीं आ पाता है, किसी किसी में ये बाहर नहीं आ पाता है। क्या, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस नहीं बन पाता है। तो उस केस को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है, जब ये बाहर नहीं आ पाएगा तो उस केस को बोलते हैं, यहां लिख देते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म किसको बोलते हैं, मतलब कि नॉट डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जब डिसेंड नहीं करता है स्क्रोटम में तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। अच्छा, एक एलिफेंट के बारे में बहुत बार पूछे हुए आप पूछ भी सकता है। एलिफेंट का टेस्टिस वो बाहर नहीं आता है, उसमें स्क्रोटम होते ही नहीं। ठीक है, तो वो हमेशा एब्डोमिनल में ही होता है। ठीक है, अब स्क्रोटम का बात आया है तो कुछ बता दें इसके बारे में कि स्क्रोटम, अब मेल जब बेबी का जन्म हो जाता है एब्डोमिनल से बाहर चला आता है टेस्टिस, तो टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है। तो स्क्रोटम को बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 to 3 डिग्री एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। ऐसे 2.5 भी लिखा हुआ है, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। तो उतना डिग्री सेल्सियस क्या कम होना चाहिए, ठीक है, बॉडी से। कहने का मतलब कि जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए। किसका टेम्परेचर, टेस्टिस का, नहीं स्क्रोटम का, जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है किससे, बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, ताकि टेस्टिस में जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जले ना, खराब ना हो। ठीक है, इस कारण से इसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा बॉडी से टेम्परेचर लोअर देन बॉडी, बॉडी से इसका टेम्परेचर कैसा होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, उसके बाद एक और जब ये बताए हैं तो उस पर बता ही देते हैं। बार बार हम नाम बोलते हैं, किसी को हर्निया हो गया, ऑपरेशन कराना है हर्निया का। हर्निया होता क्या है, किस चीज का ऑपरेशन, आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आप देख रहे हैं इंजीनियल कैनाल, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर में पास होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ इस तरीके से। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जब भारी होके इंजीनियल कैनाल में प्रेशर बनाने लगता है ऊपर से, तो यहाँ दर्द होता है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं, हर्निया। एक्चुअल में उसका पूरा नाम है, यहीं पे हम लिख के देखते हैं, दे देते हैं, इसका पूरा नाम है इंजीनियल हर्निया। इंजीनियल हर्निया इसका पूरा नाम है। तो ये ऊपर से प्रेशर आने के कारण ये क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है, दबता है हमारा इंजीनियल कैनाल, इसीलिए इसको बोलते हैं इंजीनियल हर्निया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डॉक्टर ऑपरेशन से क्या करते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं और फिर किसी चीज से टाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि इस पे ये प्रेशर ना बना। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा बच्चे का जन्म लेने तक का। अब जन्म लेने के बाद टेस्टिस कैसे होंगे, क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हम लोग पूरा ये जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग को टोटल सब कुछ पढ़ना क्या क्या है। अब हम लोग एक
ग्राफ देख लेते हैं, जिससे एक सीक्वेंस देख लेते हैं, जिससे हमको आगे पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 2 टाइप्स के ऑर्गन आते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस हमेशा पेयर में होता है। पेयर में मतलब कितना, सिर्फ 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर होता है और यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये 3 पार्ट से बटे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहला एसेसरी डक्ट्स, जो डक्ट्स स्पर्म को कैरी करेगा। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड, जो डक्ट्स में स्पर्म को कैरी करने में मदद करेगा। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिससे स्पर्म का इजैकुलेशन होगा। हम लोग आते हैं, देखते हैं एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते हैं। एसेसरी डक्ट्स में रेटे टेस्टिस, वेसा इफ्रेंसिया, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस आगे चल के फिर 3 पार्ट में बटेंगे, कैपर्ट, कॉर्पस और कॉर्डा, देखेंगे आगे। फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा। अगर हम बात करें एसेसरी ग्लैंड्स का, तो इसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आएंगे। ठीक है, ये ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होगा जो स्पर्म में अच्छा खासा मोटिलिटी प्रोवाइड कराएगा, उसके एसिडिक नेचर को घटाएगा, बहुत कुछ होगा, हम लोग पढ़ेंगे जब ग्लैंड आएगा तब। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सिर्फ और सिर्फ पेनिस आता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बाद टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये रहा उनका स्ट्रक्चर। हम पहले से फिगर ड्रॉ करके उसका नाम भी लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम बताते चले जाएंगे। आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये भारी नहीं है। हम भी तो पढ़े थे, सीखे हैं इसको, आसान है, तुरंत हो जाएगा। बस रिवीजन 3-4 बार इसका 3-3 दिन 2-2 दिन रिवीजन कीजिएगा, अपने हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि हम इसको बताते हुए चलते और तब नाम लिखते, ड्रॉ पिक्चर करते, हाँ वो 20 मिनट तक जाता, 15 मिनट तक जाता, वो वीडियो लंबा हो जाता। लेकिन हम लोग के पास टाइम कम है और लेक्चर क्लियर करना है, तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो लाइन है, देख रहे हैं फिगर में, वो स्क्रॉटम है, वो पाउच है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि टेस्टिस उसके अंदर होल्ड होके रह सके। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, वो है स्क्रॉटम। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे ये ऊपर वाला लाइन दिख रहा होगा डबल मेम्ब्रेन का, है ना, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला टेस्टिस का पार्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेकिन डबल मेम्ब्रेन। कुछ कुछ बातें होंगी जो हम लिखते चलेंगे साथ में। डबल मेम्ब्रेन, ट्यूनिका अल्बुजिनिया वो जस्ट उसके नीचे वाला है ना, ट्यूनिका अल्बुजिनिया जस्ट उसके नीचे वाला। तो ये मिडिल पार्ट है। ठीक है, और डेंस होता है, ये मिडिल तो है नहीं पर ये डेंस होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। और ट्यूनिका वास्कुलेसा वो सबसे अंदर वाला, ठीक है, सबसे अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलेसा। ट्यूनिका मतलब होता है लेयर, कवरिंग लेयर। तो जो सबसे ऊपर है वो हमारा ट्यूनिका वैजिनैलिस, सबसे नीचे है वो है ट्यूनिका वास्कुलेसा, और बीच में जो है उस वो है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये वाला लाइन देख रहे हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनियस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका कि कवरिंग लेयर टेस्टिस के ऊपर कितना, 3, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। ऐसे याद रखिएगा, VAV, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम अंदर बढ़ते हैं। तो कुछ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये इसको बोलते हैं लॉब्यूल्स। क्या ये कंपार्टमेंट टाइप दिख रहा है, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट।
तो वो कंपार्टमेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉब्यूल। लॉब्यूल का मतलब ही होता है कंपार्टमेंट। तो एक टेस्टिस में है लॉब्यूल, इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। ठीक है, ये 250 होता है। सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टिस में कितना होता है? 250। तो अगर पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नंबर ऑफ टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स कितने पाए जाते हैं, तो 250 मत बोलिएगा, 500, क्योंकि ये एक टेस्टिस का बात है। ठीक है, अगर दोनों को मिला देंगे तो 500 हो जाएगा, और एक का बात करेगा तो सिर्फ 250 लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आपको किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हाँ, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये नंबर में 1 से 3 तक हो सकते हैं, किसी में 1, किसी में 3। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है। आपको यहीं पे हम लिख देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है, अब इस टेस्टिक्युलर आपका लॉब्यूल मतलब कंपार्टमेंट को बांटने के लिए कोई ना कोई बैरियर चाहिए। अगर 2 रूम है, 2 रूम कैसे है? बीच में एक दीवार है, तभी तो 2 रूम है वो। तो उसी तरह एक दीवार लॉब्यूल्स को, कंपार्टमेंट्स को अलग करने के लिए कुछ तो चाहिए। जो अलग कर रहा है इस लॉब्यूल्स को, उसको बोलते हैं सेप्टा। उसको क्या बोलते हैं? सेप्टा। ठीक है, अब क्या होता है कि स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, और बनने के बाद क्या होता है, ये इस डक्ट से यहां तक पहुंचता है। ये जिस डक्ट से जाता है उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाइल। जिस डक्ट से ये पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुली रेक्टाइल। पास होने के बाद अब 250 लॉब्यूल्स है, और 250 लॉब्यूल्स में 1 से लेके 3 तक कितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है कि नहीं? तो अगर हम बात करें मैक्सिमम, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो सकता है एक टेस्टिस में। मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस में कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम तभी ना होगा जब सब में 3-3 मान ले, तो मान लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर बोलेगा मिनिमम, तो मिनिमम तो 250 तो मेरे पास लॉब्यूल है ही, और नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सबसे कम कितना हो सकता है? मेरे पास एक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं। तो 3 मैक्सिमम हम ले चुके हैं। अब बात है मिनिमम का, तो मिनिमम कम से कम तो 1 होगा। तो अगर नंबर ऑफ मिनिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन 1 टेस्टिस पूछेगा तो 250 का 250। ये क्लियर? अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, पीछे कीजिए फिर से देखिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन फोकस मेरा इसी पे है कि मेरा वीडियो लंबा ना जाए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसमें स्पर्म बन गया, और एक डक्ट जिसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाइल, उससे होते हुए ये एक स्पेस में एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं स्टोर हो गया वहां पे जाके। तो 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स से जो स्पर्म बना वो सारे आके स्टोर होंगे। स्टोर होने के लिए एक जगह चाहिए, तो वो जहां स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? रेटे टेस्टिस। यहां से एक 10 से 12 वेल्स की तरह एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, जो कनेक्ट कर रहा है इस वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जो डक्ट कनेक्ट करता है बाहरी डक्ट से उसको बोलते हैं वैसा इफ्रेंसिया, और उस बाहरी डक्ट को बोलते हैं एपिडिडमिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? जो पास कराएगा उसको बोलेंगे वैसा इफ्रेंसिया, और जिसमें जाता है स्पर्म उसको बोलते हैं एपिडिडमिस। अब ये एपिडिडमिस भी होते हैं 3 टाइप के, देखते हैं कौन कौन। सबसे ऊपर वाले एपिडिडमिस के पार्ट को बोलते हैं कैपट एपिडिडमिस। मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडमिस, और सबसे लास्ट वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडमिस। कैपट एपिडिडमिस में ही आने के बाद स्पर्म मोटिलिटी नेचर गेन करता है। यहां तक अभी स्पर्म में मोटिलिटी नहीं आया था, तो कैपट क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को? मोटिलिटी। ठीक है, कॉर्पस कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे प्रोवाइड कराता है। और
कॉर्डा का काम है स्टोर करके रखने का। ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है स्पर्म को लगभग 2 सप्ताह तक, 2 वीक तक कॉर्डा का काम है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब इधर जो आप देख रहे हैं, ये यहां तक देख रहे हैं टेस्टिस के अंदर वाला पार्ट, ये सब ये भी आएगा इसमें। ये सारा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा टेस्टिक्यूलर पार्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंट्रा टेस्टिक्यूलर पार्ट या डक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लिख दें, हाँ इसी के साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं, इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह इधर जो ये पार्ट है एपिडिडमिस से लेके वास डिफरेंस तक, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट। डक्ट मतलब पैसेज प्रोवाइड कराता है, रास्ता। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। आगे हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे स्पर्म इसमें बनेगा। हम तो ये जान गए कि स्पर्म इसमें बनेगा, कैसे कैसे आएगा यहाँ तक। ट्रांसपोर्टेशन जब बताएंगे उसमें इसके आगे बताएंगे कि कैसे फिर आगे मूव करेगा, क्या होगा, ग्लैंड कैसे काम करेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन कल हम लोग पहले पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अगर फिगर को आप नहीं समझे, बैक करके फिर से आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं। आई होप सो आप समझ गए होंगे सब कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।